हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हो अगर आपको किसी ऐसे शख्स से प्यार हो जाए जो सुन और बोल नहीं सकते? क्या आप पूरी ज़िंदगी उनसे साइन लैंग्वेज पे बात करोगे? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। इस फिल्म का नाम है हियर मी आ समर एंड एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी है। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को चेयर पे बैठे सोते हुए देखते हैं। वो अपना रेज्यूमे बनाते हुए ही सो गया था। उसका नाम है जिन। उसके पेरेंट्स का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और अक्सर खाने की डिलीवरी करने वो जाता था। जिनको ये काम खास पसंद नहीं था, जिस पे उसकी मॉम कहती है तो दूसरी जॉब ढूंढो। वो कहता है ढूंढ तो रहा हूँ। मॉम का कहना था इस रेज्यूमे के साथ कहाँ अप्लाई करोगे? वो कहता है बस वही पता करना बाकी है कि कहाँ अप्लाई करना है। तभी फादर भी रेज्यूमे देख कहते हैं तुमने तो यहाँ कहीं भी मेंशन ही नहीं किया कि तुम्हें आगे क्या करना है। जिस पे मॉम भी कह रही थी तुमने लिखा है तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या करना है, इसीलिए तब तक यही काम कर लो। वो कहता है नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। मॉम कहती है कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर ही लो। तभी जिन कहता है फिलॉसफी बहुत ट्रेंड में है, वो पढ़ लूँ। ये बोलकर वो और फादर दोनों हंसने लगते हैं। मॉम कहती है इससे अच्छा सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर लो, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों है। वो कहता है नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है। आज से वही करूँगा। जिस पे मॉम कहती है जो करना है करो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस डिलीवरी हो जानी चाहिए। वो उसके पास आकर कहती है सिर्फ 3 महीने करके देखो, तुम्हारी पॉकेट मनी भी बढ़ा दूंगी, और ये करते हुए तुम्हें क्या करना है ये भी सोच लेना। जिन स्कूटी देखकर वापस आ जाता है कि इसके साथ तो कहीं नहीं जाने वाला, पर वो लोग किसी तरह उसे डिलीवरी करने भेज देते हैं। एंड फिर राइड करते हुए वो पहुंचता है एक स्पोर्ट्स सेंटर। जिनको ऑर्डर स्विमिंग पूल के पास डिलीवर करना था, पर स्विमिंग पूल कहाँ है उसे पता ही नहीं चल रहा था। वहाँ पर उसे एक बच्चा दिखता है जो बोल नहीं सकता था। जिनको साइन लैंग्वेज आती थी तो वो उससे बात कर स्विमिंग पूल कहाँ है ये पूछता है। अब पूल के पास आकर उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। वो अपनी सिस्टर की स्पीड टाइमिंग नोट कर रही थी और जिनको उसे देखते ही प्यार हो जाता है। होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट। इस जगह पे सारे स्विमर्स सुन और बोल नहीं सकते थे, तो जिन उनसे साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहा था। उन्हें खाना डिलीवर करने के बाद वो स्विमर लड़की से बात करने जाता है। वो इशारों में कहता है क्या वो लड़की जो टाइमर लेकर भाग रही थी उधर, तुम उसे जानती हो? वो कहती है हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? वो कहती नहीं, वो मेरी बड़ी बहन है एंड मैं उसे ब्रदर कहती हूँ। जिन शर्माते हुए कहता है क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? वो कहती है क्या तुम उसे सेड्यूस करना चाहते हो? वो कहता है नहीं नहीं। फिर कहता है शायद हाँ, पर प्लीज़ क्या तुम दोनों का ही नाम बता सकती हो? वो कहती है मेरा नाम है गायुल और मेरी बड़ी बहन यानी मेरे ब्रदर का नाम है योरेम। वो पूछता है अब नंबर भी मिल जाए तो क्या बात होती? प्लीज़। वो कहती है बिल्कुल नहीं, खुद जाकर उसे लो। फिर वो पानी के अंदर चली जाती है। अब जिन डिलीवरी के बाद घर वापस आता है और अभी भी वो इसी बारे में सोच रहा था। मॉम ने एक और डिलीवरी का खाना पैक किया था एंड इस बार बिना बोले ही वो खुद ही डिलीवरी करने चला जाता है। मॉम ये देख हैरान थी कि इतना परिवर्तन एक ही डिलीवरी में कैसे आ गया। अब जब डिलीवरी कर वो लौट रहा था, उसे रास्ते के बीच यूरियम नजर आती है जिसकी स्कूटी बंद पड़ गई थी। वो साइड मिरर पे चेहरा सेट कर उसके पास आकर कहता है हेलो। वो हैरानी की नज़रों से देखती है, जिस पे वो कहता है मैं वही सुबह वाला फूड डिलीवरी का हूँ जो आज पूल पे आया था, वो देखो मेरी स्कूटी। वो कहती है अच्छा हाँ हेलो। जिन कहता है तुम थक गई होगी, इसे ठीक करने का ट्राई करते हुए क्या मैं देख सकता हूँ? वो कहती है प्लीज़ अगर तुम कुछ कर सको तो। वो चेक करने के बाद कहता है इंजन का इशू है, इसे ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा। वो पूछता है तुम जल्दी में हो क्या? वो कहती है हाँ, मुझे अपनी बहन को लेने वापस जाना है। जिस पे जिन कहता है तब मेरी स्कूटी ले जाओ। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम्हें भी तो काम होगा। वो कहता है नहीं है, मैं इसे बनवा कर कल तुम्हें दे दूंगा। जिस पे वो कहती है पक्का? जिन कहता है हाँ। वो हाथ आगे करती है, जिनको लगता है हैंड शेक के लिए कर रही है। वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो तो उससे उसका फ़ोन नंबर मांग रही थी। अब एम्बेरसमेंट की सिचुएशन हटने के बाद वो स्कूटी लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड जिन इसे अपने दोस्त के गैराज लेकर आया था एंड कहता है इसे एकदम नया जैसा कर दो, मैं कल आऊँगा लेने। उसके दोस्त जेई को शक होता है आज से पहले इतना खुश तो इसे कभी नहीं देखा, बात क्या है। अब वो यरेम को मैसेज करता है
कल तक वो बन जाएगी, हम कब और कहाँ मिल सकते हैं। तभी फादर उसे नेक्स्ट डिलीवरी का ऑर्डर लेकर देते हैं। इस बीच यरिम क्लास आ जाती है, जहाँ सारे बच्चे सुन और बोल नहीं सकते थे। टीचर पूछती है, आपको प्लेन से सबसे पहले कहाँ जाना है। यरिम बताती है, मुझे ओलंपिक्स में जाना है मेरे सिस्टर के साथ, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेगी। वहीं दूसरी तरफ जेन जेई के घर पे आ चुका था, क्योंकि उसका घर और रेस्टोरेंट एक ही है, तो काम के बाद भी काम रहता है एंड उसे शांति चाहिए थी। जेई पूछता है, ये स्कूटी के ओनर ने तुम्हें बनवाने के लिए क्यों दिया। जेन कुछ बताता ही नहीं। वो बेचैन हो रहा था क्योंकि यूरिम उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे ही नहीं रही थी। इस बीच यूरिम अपनी सिस्टर को लेने स्पोर्ट्स सेंटर पहुंचती है एंड उसकी फूड डिलीवरी बाइक देख वो पूछती है, ब्रदर तुमने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है क्या। वो कहती है, नहीं मैंने इसे बोरो किया है, मेरी ख़राब हो गई थी। इसके बाद गायुल कहती है, ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज मुश्किल होती है क्या, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए हमें वो सीखना होगा। वो कहती है, नहीं हम वो भी सीख लेंगे। वैसे एक बात बताओ, आज तुम्हारी स्पीड पर्सनल रिकॉर्ड थी ना। वो कहती है, हाँ। यूरिम बहुत खुश थी और कहती है, तुम पक्का ओलंपिक्स पे जाओगी। जिस पर गायुल कह रही थी, मेरा सपना तो बस सिलेक्शन राउंड में जाने का है, ओलंपिक्स पे नहीं। यूरिम कहती है, तुम ओलंपिक्स पे भी जाओगी और जीतोगी भी। दोनों फिर घर आ जाते हैं एंड सुबह सुबह जल्दी उठकर वो सारा खाना तैयार करती है एंड अपनी बहन का बैग रेडी करती है। तभी उसे याद आता है वो स्कूटी वाला बंदा। वो फ़ोन चेक करती है तो उस पर इतने सारे जिन के मैसेजेस थे, तो वो उसे कहती है, सॉरी मैं कल बिजी थी। जिन उसका मैसेज देख खुश होकर कहता है, कोई बात नहीं तुम्हारी स्कूटी अब रेडी है। वो कहते हैं, थैंक यू सो मच। तो हम कहाँ मिले। वो कहता है, कल वाले एली में ही मिलते हैं। और जिन स्कूटी को एकदम चमका कर लेकर आता है और यूरिम वहाँ पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। अपनी स्कूटी देख वो कहती है, इतनी साफ तो जब खरीदी थी तब भी नहीं थी। वो कहता है, गराज वाला दोस्त ही टैलेंटेड है, क्या करूँ। वो पूछती है, कितने पैसे हुए। वो कहता है, अरे छोटी सी फिक्स थी, इसके क्या पैसे। वो इंसिस्ट करते हुए पैसे निकाल रही थी, पर वो कहता है, नहीं बहुत छोटी फिक्स थी, वैसे मैं 26 ईयर्स का हूँ और तुम। वो कहती है, मैं भी। वो कहता है, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। वो कहती है, पर क्यों। जिस पर वो कहता है, साइन लैंग्वेज में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, हम दोस्त तो पहले से ही हैं, बस मैंने पूछ लिया। वो हंस कर कहती है, हाँ हम दोस्त हैं। वैसे तुम्हारा नाम। वो कहता है, जिन। जिन पूछता है, तुम्हारा नाम। यूरिम है ना। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता। जिस पर जिन कहता है, तो इस नई दोस्ती को सेलिब्रेट करने कुछ खाएं या जो तुम कुछ करना चाहो। वो कहती है, पर ट्रीट मेरी होगी। वो कहता है, ओके। और दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। उनके बीच वहाँ एक ऑकवर्ड साइलेंस थी और जिन बार बार उसे ही देख रहा था। उसे ऐसा करते देख यूरिम स्माइल करने लगती है। फिर कॉफ़ी ख़त्म करती वो कहती है, मुझे निकलना होगा। वो कहता है, क्या तुम हमेशा इतनी बिजी रहती हो। वो कहती है, नहीं पर पढ़ाई और पार्ट टाइम वर्क है। वो कहता है, अच्छा इतने काम है। वो पूरी तरह उसके प्यार में था, बस उससे कुछ बातें करने के लिए वो ढूंढ रहा था, पर तब तक वो निकल जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में उसके पेरेंट्स उसके बदले बदले बर्ताव को देख शक कर रहे थे, पक्का ये किसी को डेट करा है। जिस पे फादर कहते हैं, आखिर किसे। मॉम कहती है, जहाँ आप वहाँ मैं, मुझे कैसे पता। जिस पे फादर कहते हैं, आखिर किसे। मॉम कहती है, मुझे कैसे पता। फादर कहते हैं, जेई तो नहीं हो सकता। मॉम गुस्सा करती है, लेकिन फादर उन्हें हमेशा ऐसे ही सीरियस सिचुएशंस में लाइट हार्टेड वे में टीज करते थे। वहीं अब हम देखते हैं यूरिम कन्वीनियंस स्टोर से सैंडविच लेकर खा रही थी। तभी जिन उसे अपनी पिक भेजता है। उस पे इशारे में वो पूछ रहा था, खाना हो गया। वो कहती है, सैंडविच खा रही हूँ। वो कहता है, तुम इतनी मेहनत करती हो पर सिर्फ सैंडविच। वो रेस्टोरेंट आता है और बहुत सारे पकवान अपने हाथों से बनाता है। जई और फादर उसके हाथ का खाना टेस्ट कर कह रहे थे, आंटी से जॉब ढूंढने से अच्छा शेफ बना दो, करिए ज़्यादा चलेगा। वो ये सब बनाकर यूरिम के पास लेकर आता है और यूरिम उसे टेस्ट कर कहती है, तुम तो सच में बहुत ही बढ़िया शेफ हो। वो उसे भी खाने के लिए कह रही थी, जिस पे वो कहता है, मैं खा कर आया हूँ, तुम खाओ। और उसे खाते हुए देख वो बहुत खुश था। यूरिम कहती है, कितने पैसे हुए इसके। वो कहता है, नहीं चाहिए। वो तब भी पैसे देकर थैंक यू बोल चली जाती है। और जिन खुद से कहता है, उसे क्या लगता है मैं खाना बेचने आया था। घर आकर वो अपनी मॉम से कहता है, आज तो बहुत सेल हुई है। वो कहती है, हाँ हुई तो है, पर पहले ये बताओ, आज तुम और किचन में, तुम तो 3 महीने में ये छोड़कर कुछ और करने वाले थे। वो कहता है, बस मैं मॉम एंड डैड की हेल्प करना चाहता था कि आखिर वो कितना काम करते हैं, मुझे ये देख अच्छा नहीं लगता। मॉम कहती है, ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है। वो कहता है, पर आप ही ने तो कहा था। तभी यूरिम का मैसेज आता है और वो स्माइल करने लगता है। मॉम पूछती है, किसका मैसेज है। वो कहता है, दोस्त का।
और चला जाता है। वो हम समझ गई थी उनका बेटा किसी लड़की को डेट कर रहा है। तभी डैड आकर पूछते कौन है। मॉम कह रही थी जिन, जिस पे डैड कह रहे थे हमारा बेटा सुंदर तो है पर उसे लड़की बुलाना ठीक नहीं। जिस पे मॉम कहती है हमारा बेटा जिन किसी लड़की को डेट कर रहा है, वो खुद लड़की थोड़ी ना है। वहीं दूसरी तरफ यूरिम कैलकुलेट करी थी कि पैसों की शॉर्टेज हो रही है। वो जितना पार्ट टाइम जॉब से अर्न करती है उससे उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे और 21st को स्विमिंग कंपटीशन थी जिसे जीतने के बाद कायुल सिलेक्शन राउंड्स में जा सकेगी। इसके लिए यूरिम सोचती है उसे और मेहनत करनी होगी। वहीं फिर अगले दिन पूल में कुछ वुमेन आकर शोर करने लगती है। जब मैनेजर आके पूछते हैं आखिर बात क्या है तो वो कहती है हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी है, इन लोगों को हटाओ। वो कहते हैं आपकी टाइमिंग अलग है। जिस पे वो कहती है तो क्या अब हम अपनी मर्जी से यहाँ आ भी नहीं सकते। वो कहते हैं तो आप उस तरफ जाकर प्रैक्टिस कर लो। जिस पे वो लेडी कहती है पूल साफ कौन करवाएगा, इन बीमार लोगों की वजह से कहीं हमें भी कुछ हो गया तो। मैनेजर कहते हैं ये बीमार नहीं है मैम, इन्हें कोई भी स्किन इश्यूज नहीं है और हम पूल हर एक यूज़ के बाद साफ भी करवाते हैं। वो कहती है ब्लीज से अभी करवाओ, क्या पता इनमें से किसी को कोई बीमारी छिपी हो। ये बात वहाँ खड़ी यूरिम, कायुल और बाकी सभी लड़कियों को बहुत हर्ट करती है। वहीं जिन भी था वो बाद में उन लेडी की विंडो पे नॉक कर कहता है मैम आपको लगता है डेफ लोग लिप्स रीड नहीं कर सकते। सोचिए आपकी बातों से उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। वो कहती है तो मैंने कौन सा कुछ गलत कहा। वो कहता है ऐसी बात है, अच्छा विंडो ऊपर मत करना। वो दूर जाके उनकी और उनकी कार की पिक लेता है और कहता है रॉन्ग साइड पार्किंग है, मैं कंप्लेंट फाइल करने वाला हूँ क्योंकि आपने ही तो कहा आप सच का साथ देते हो। वो लेडी चिल्लाने लगती है एंड वहीं फिर अगले सीन में जिन यूरिम से आकर मिलता है। वो कहती है तुमने क्या सब कुछ सुन लिया। वो कहता है हाँ। वो पूछता है तुम्हारी बहन ठीक है। वो कहती है हाँ वो ठीक है। जिस पे फिर वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी यूरिम कहती है आज पहली बार ऐसा हुआ, अक्सर ऐसा नहीं होता इसलिए मुझे आदत नहीं है। अब जिन जब बाहर भी आ जाता है तभी उसे यूरिम की बात याद आ रही थी। यूरिम ने कहा था ये दुनिया कितनी मुश्किल है ना बिना आवाज़ के। वो इमोशनल और हर्टेड थी क्योंकि अगर वो बोल सकती तो वो भी उन विमेन से फाइट कर पाती। जिन सोचता है उसे कुछ करना होगा। जब यूरिम और गायल घर पहुंचते हैं तभी जिन भी उनके पीछे पीछे आ गया था और वो कहता है कि हम खेलने के लिए चले। दोनों मान जाते हैं एंड बस पे वो उन्हें अपोजिट साइड में बैठने कहता है एंड खुद खड़ा रहता है। इधर यूरिम इशारों में कुछ कहती है और वो ये बात गायुल को बताता है और जो बात गायुल कहती है वो यूरिम को। वो दोनों ही आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले थे, वरना अक्सर गायुल अपनी प्रैक्टिस पे बिजी रहती और यूरिम अपनी स्टडीज़ और पार्ट टाइम जॉब पे। वो तीनों अभी एक क्लब पहुंचते हैं। वहाँ गाने बज रहे थे और शोर हो रहा था। अचानक हमारे लिए म्यूज़िक बंद हो जाती है एंड ये हमें एज एन ऑडियंस समझाने के लिए था कि आखिर डेफ लोगों को कैसा लगता होगा जब वो किसी नॉइस वाली जगह पे जाए। अब जिन 3 ड्रिंक्स मंगवाता है और तीनों पीते हैं। उनका ये फर्स्ट टाइम था पर वो दोनों कहती है ये तो बढ़िया है। और फिर जिन उन्हें स्पीकर के पास लेकर आता है और कहते हैं इसे टच करो। उस स्पीकर की वाइब्रेशंस को फील वो कर पाते हैं एंड ये सीन बहुत ही प्यारा था क्योंकि डेफ लोग भी टच और सेंसेशन को तो फील कर सकते थे ना, तो ये हाई वाइब्रेशन से वो समझ सकते थे कि पार्टी करने का मतलब क्या होता है। उस एनर्जी को वो फील कर सकते थे जो सुन के ना सही पर टच करके उन्हें महसूस हो रही थी। अब रात को वो घर लौट रहे थे जहाँ गायुल कहती है थैंक यू आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए, मेरा मुंह ठीक नहीं था पर अब अच्छा लग रहा है। फिर वो कहती है ब्रदर आप आराम से आना पर ज़्यादा देर भी नहीं, मैं चलती हूँ। उसकी स्माइल कुछ और ही कह रही थी एंड यहाँ यूरिम और जिन एक वॉक पे थे। फिर से उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस और स्माइल्स थी। यूरिम उससे बात करना चाहती थी पर कुछ था ही नहीं। वो जिन को पास आ रही गाड़ी से बचाती भी है क्योंकि उसे लगता था जिन भी नहीं सुन सकता। अब घर आकर वो पूछती है कितने खर्च हुए। वो कहता है अरे कोई नहीं। वो कहती है प्लीज़ बताओ। वो कहता है इतना ही मन है तो 30,000 वॉन दे देना। जिस पे यूरिम कहती है मेरी बहन तो बोल रही थी 50,000 वॉन हुए, मैं तुम्हें कल पेमेंट कर दूंगी। गायुल आकर कहती है मैंने कब कहा ऐसा, तुम इतनी कैलकुलेटिव क्यों हो, चिल करो थोड़ा, अगली बार पार्टी तुम्हें मैं दूंगी। अब गायुल कह रही थी तुम दोनों डेट पे क्यों नहीं जाते। वो कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। गायुल कह रही थी मुझे नहीं लगता जिन ऐसा सोचता है। यूरिम कहती है अब बस भी करो। दोनों फिर आज के लिए भी पिक्स देखकर हंस रहे थे एंड गायुल फिर सोने चली जाती है और यूरिम जिन को मैसेज कर कह रही थी इस समर तुम क्या सुनना चाहते हो। वो लिख रहा था तुम्हारी वॉइस, पर फिर वो इसे कट कर देता है और लिखता है पता नहीं सोच कर बताऊँगा। वैसे तुम्हें नींद आ रही है। यूरिम लिखती है आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू जिन एंड गुड नाइट। वो अभी उसी के बारे में सोच रही थी।
वहीं फिर अगले दिन जिन जब डिलीवरी करने जा रहा था तो उसे गायल और यूरिम सामने से आते हुए दिख जाते हैं। वो हेलो कहता है, वो लोग भी। वो पूछता है, आज लेट हो गए क्या? वो कहती है, नहीं, हमने पूल चेंज कर लिया। वो कहता है, उन लेडी की वजह से? यूरिम कहती है, उनकी नहीं, बाकी बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था। वो पूछता है, अब कहाँ प्रैक्टिस करोगे? वो कहती है, ओल्ड टाउन स्विमिंग पूल। तभी गायल कहती है, हमें डर नहीं है, बस दुखी हैं। फिर बाय कहकर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं एंड सभी गायल की वहाँ तारीफ़ कर रहे थे कि यहाँ की सबसे तेज़ स्विमर है। अब प्रैक्टिस के बाद गायल थोड़ी स्ट्रेचिंग और रनिंग कर रही थी क्योंकि कल कंपटीशन का दिन था। यूरिम उसे पिकअप करने आती है एंड फिर अगले दिन गायल अपने बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़कर 27.87 सेकेंड्स में ख़त्म कर दी है। उसने कंपटीशन जीत लिया था। यूरिम का मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गायल फिर उसे गोल्ड मेडल दिखाती है एंड यूरिम कह रही थी, अब सिर्फ 1 सेकेंड और कम करना है और फिर तुम सिलेक्शन राउंड पे पार्टिसिपेट कर सकती हो और शायद ओलंपिक्स पे भी। फिर वो इस बारे में जिन को बताती है और जिन भी बहुत खुश होता है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करा था एंड यूरिम से वो पूछता है क्या वो उसके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेगी। यूरिम को मन तो था पर वो कहती है उसने अब तक खाना नहीं बनाया है, उसकी बहन क्या खाएगी। जिन कहता है, बस इतनी सी बात, आधे घंटे रुकना। इधर अब वो तैयार हो रही थी और वो नॉर्मल कपड़ों पे जाना चाह रही थी लेकिन गायल उसे कहती है, बिल्कुल नहीं, अच्छे से रेडी हो। एंड वहीं जिन अपने दोस्त से खाना गायल के अपार्टमेंट भेज देता है जहाँ उसे देखकर वो चौंक गया था कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। वहीं हम देखते हैं यूरिम तैयार होकर पहुंचती है जहाँ जिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देख आज पहली बार यूरिम के चेहरे पे असली खुशी थी और जिन तो उसे देखते ही खोस आ गया था। वो कहती है, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? वो कहता है, नहीं नहीं, वैसे क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? यूरिम कहती है, जिन एक बात बताओ, मैं खाने के जैसे दिखती हूँ क्या जो तुम हमेशा मुझे देखकर खाने के जिक्र करते हो? जिस पे वो कहता है, सॉरी, दरअसल रेस्टोरेंट ओनर्स का बेटा हूँ ना। अच्छा तुम बताओ क्या करना पसंद करोगी? वो कहती है, चलो मेरे साथ। और वो उसका हाथ पकड़ के राइड पे चलती है और उसके बाद वो नदी किनारे टहल रहे थे एंड बातें कर रहे थे। गायल यूरिम को मैसेज करती है, डेट कैसी जा रही है? रिप्लाई मत करना, एन्जॉय। वहीं यूरिम जिन को बताती है वो अक्सर इस जगह पे आती है, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। जिन कहता है, क्या तुम भी यहीं रहती हो? वो कहती, नहीं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड वो उनकी हेल्प करने कई बार आती है एंड अक्सर जब भी वो थक जाती थी तो वो यहाँ रिवर को देखने आती थी। उसे इस नदी को देखकर एक शांति महसूस होती है। जिन पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? वो कहती है, मेरी बहन को ओलंपिक्स पे लेकर जाना और उसे जीतते हुए देखना। वो कहता है, तुम्हारी बहन का सपना हुआ ना, तुम्हारा क्या है? तुम्हें आगे क्या करना है? वो सोचती है और फिर कहती है, पता नहीं, तुम्हारा क्या है? जिन कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने स्कूल में बहुत से दोस्त बनाए और कॉलेज में मस्ती की, फिर पास आउट होने के बाद सोच रहा हूँ तो पता ही नहीं क्या करना है। मैंने एक ही रेज़्यूमे बिना सोचे हर जगह दे दिया। वैसे एक बात कहूँ, हम दोनों ही नहीं जानते कि हमें आगे क्या करना है, तो क्यों ना हम साथ मिलकर ये पता लगाएं। वो स्माइल करने लगती है और कहती है, हाँ। फिर वो उसे कह रही थी, जिन, तुमने मुझसे दोस्त बनने के बारे में पूछा था ना, थैंक यू उसके लिए। तुम्हारे जैसा दोस्त पाना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वहीं दूसरी तरफ घर पे गैस लीक हो जाती है और गायल का दम घुटने लगता है। किसी तरह कमरे से निकलकर लिफ्ट से वो नीचे आती है। वहीं वो दोनों तब बस पे थे और यूरिम जिन के बारे में ही सोच रही थी। घर आकर जिन उसे कहता है, तुमने मुझे थैंक यू कहा था ना दोस्ती के लिए, पर पता है जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तब से मुझे तुम। तभी यूरिम को मैसेज आता है और उस पर लिखा था, गैस लीक होने की वजह से गायल हॉस्पिटल में एडमिट है। यूरिम सब भूलकर भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है और जिन शौक रहकर देख रहा था कि यूरिम उसे छोड़कर अचानक क्यों चली गई। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं यूरिम हॉस्पिटल पहुंचती है तो गायल की हालत थोड़ी सीरियस थी। वो कहती है, उसने स्मोक इनहेल कर लिया, पर प्लीज़ मॉम डैड को मत बताना, उन्हें चिंता होगी। यूरिम कहती है, तुम्हारा कंपटीशन है। गायल कहती है, मैं ठीक हूँ। यूरिम कहती है, तुम ठीक नहीं हो, झूठ तो मत बोलो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा मेन कंपटीशन है, सिलेक्शन राउंड्स। वहाँ यूरिम अपने आप को दोष दे रही थी, अगर वो आज डेट पे नहीं जाती तो गायल के साथ ये सब नहीं होता। वो कहती भी है, तुमने इस दिन के लिए 10 साल मेहनत किया है, इसे ऐसे ज़ाया होने हम नहीं दे सकते। गायल कहती है, ब्रदर फिक्र मत करो, मैं बचपन से पानी में रही हूँ, कुछ दिन रेस्ट लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वहीं जिन घर पे रो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था यूरिम भाग कर क्यों गई और वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। वो पूल भी पहुँचता है देखने के लिए, पर रात को पूल बंद था। वहीं अब हम देखते हैं गायल यूरिम से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि वो पानी में अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। स्मोक ने उसके लंग्स पे असर डाला था। अब वो पूल अकेले जाती थी, अकेले आती थी
और यूरम के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उसे लगता था बिना वजह उसकी बहन उसके लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करती है। एक दिन यूरम उसका मूड अपलिफ्ट करने की ट्राई करती है, पर गायल कहती है प्लीज़ ब्रदर चले जाओ। इस बीच जिन यूरम से उसके घर पे मिलने आता है और कहता है क्या हुआ, तुम मैसेजेस क्यों नहीं देख रही, और उस दिन तुम चली भी गई। बार बार पूछने के बाद यूरम कहती है प्लीज़ दोबारा मुझसे मिलने मत आना। जिन कहता है पर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इमोशनल होकर कह रहा था क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम्हें पता है मैं इतने दिनों से किस हाल में हूँ। वो कहती है अब क्या मुझे तुम्हारी भी परवाह करनी होगी, मेरी खुद की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम है क्या। वो चली जाती है। वजन वो बहुत ही इमोशनल था। वहीं यूरिम गायल को पूल पे रोते हुए देख लेती है और गायल भी उसे देख कहती है ब्रदर अब सब खत्म हुआ, मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती। यूरिम कहती है कोई बात नहीं, उदास मत हो। गायल कहती है ब्रदर आपका सपना क्या है, आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा, मैं, मेरी लाइफ, मेरे सपने, पर कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। आपने मेरे सपनों को अपना सपना क्यों मान लिया। आज मेरी हार में मुझसे ज़्यादा दर्द आपको है। क्यों ब्रदर, प्लीज़, मैं आज सिलेक्शन से पीछे हुई हूँ, पर और मेहनत करूँगी, हार नहीं मानूंगी एंड सेलेक्ट होकर रहूँगी। पर प्लीज़ इस दौरान आप भी अपने सपनों से हार मत मानो। वहीं जे जिन से पूछता है वो लड़की जिसके घर डिलीवरी करने भेजा था सिंगल है क्या। बहुत खूबसूरत थी। जिन कहता है उसी की छोटी बहन है। वह जिन को उदास देख जय कहता है बात क्या है, उदास दिख रहे हो। वो कहता है सब खत्म हुआ। जय कहता है ऐसे कैसे ख़त्म हुआ, जाओ एक और बार मिल कर आओ, उससे बात करो। फिर हम दो सीन साइड बाय साइड देखते हैं। दोनों में पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा रहे थे। पहले में यूरिम अपने मम्मी पापा से मिलने जाती है। वो भी सुन और बोल नहीं सकते थे। वो पूछते हैं तुम कैसी हो बेटा। वो कहती गायल ठीक है, खाना भी अच्छे से खा रही है और मेहनत भी पूरी कर रही है। मॉम कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ, गायल की पूछनी होती तो उससे पूछती। ये सुन यूरिम थोड़ी देर ठहर जाती है। वो कहती है मॉम आपने मुझे जन्म क्यों दिया। वो कहती है ये कैसा सवाल हुआ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। वो कहती है आपको डर नहीं था कहीं मैं भी डेफ बॉर्न हुई तब। वो कहती है बिल्कुल नहीं। वहीं जिन से उसकी मॉम आकर कहती है क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ है, उदास क्यों दिख रहे हो। जिन कहता है हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। वो पूछती है कौन थी। वो कहता है एक ऐसी लड़की थी जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी, इतनी मेहनत करती थी कि खाना खाना भी भूल जाती थी, अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। खुद के सपने तक नहीं थे उसके, क्योंकि उसके बहन के सपनों को उसने अपना बना लिया था। मॉम कहती है पर दिक्कत क्या आई। वो कहता है वो सुन और बोल नहीं सकती। शायद अपनी परेशानियों में वो मुझे भी शामिल नहीं करना चाहती थी। शायद उसे दूसरों की खुशियों की इतनी परवाह थी कि खुद की खुशियों को साइड रखकर वो दूसरों की खुशियों में ही खुश हो जाती थी। वही यूरिम की मॉम उसे कहती है बेटा मैं नहीं चाहती तुम हमारी हमेशा हेल्प करते रहो और खुद के बारे में ना सोचो। वो कहती है क्यों मॉम, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ये तो एक अच्छी बेटी का काम है ना। वो कहती है तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो, दूसरों की हेल्प खुद को साइड रख कर करना, अपने बारे में एक भी बार नहीं सोचना सही नहीं है। यूरिम तुमने हमेशा गायल की बहन या हमारी बेटी बनकर जिया है, तो अपने बारे में सोचना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद को जानना है। हम एक फैमिली है और फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे पे ट्रस्ट करना और एक दूसरे की केयर करना। तुमने हमेशा हमारे लिए जिया है। फिर यूरिम उसी नदी किनारे आती है और वहाँ गायल उसे कहती है आप उस बंदे को डेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो सुन और बोल नहीं सकता या फिर मेरी वजह से। यूरिम कहती नहीं ब्रदर, जिस पे गायल कह रही थी मैं आपसे और मेहनत करूँगी, मैंने अपने सपनों पे गिव अप नहीं किया है और मैं नहीं चाहती कि आप भी ऐसा करो। मेरी वजह से अपने सपने, अपनी खुशी कुर्बान मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मुझे पता है आपने मेरी वजह से उससे ब्रेकअप किया है। वही जिनके मॉम एंड डैड डिस्कस कर रहे थे। अच्छा डैड पूछते हैं अब तुम क्यों उदास हो। वो कहती है वो सुन और बोल नहीं सकती। डैड कहते हैं तुम सुन नहीं सकती, वैसे स्मेल तो कर सकती हो ना, वरना रेस्टोरेंट बंद पड़ जाएगा। वो कहती है आप भी ना कभी तो सीरियस हो जाइए। वो कहती है जिन जिस लड़की को पसंद करता है वो सुन और बोल नहीं सकती, इसीलिए उस लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि जिन को तकलीफ़ ना हो। फादर कहते हैं क्या हम उससे एक बार मिल सकते हैं। मॉम कहती है क्या ये सही है। जिस पे फादर कहते हैं इसमें गलत क्या है, इस दुनिया में बोल तो बहुत लोग सकते हैं पर सिर्फ कुछ ही लोग बात कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये लाइन सिर्फ मदर के लिए ही नहीं
बल्कि हमारा भी दिल जीत लेती है। इस लाइन के पीछे बहुत गहराई थी, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग बोल सकते हैं, पर क्या हर कोई बोलने वाले से हम बात कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो हमें समझ सके, हमारे बिना कहीं भी हमारी फीलिंग्स उन्हें पता चल जाए। या शायद ऐसे ही लोगों की हमें असलियत में ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ जिन रास्ते में चलते हुए ईयरफोन्स लगा लेता है, वो ये महसूस करना चाह रहा था कि ना सुन पाना कैसा होता है। एक लड़की उसकी एक्सीडेंट होने से बचाती है, क्योंकि गाड़ी ठीक उसके पीछे थी। वो अपने आसपास म्यूजिक प्ले होते हुए देखता है, लोगों को बात करते हुए देखता है, पर सिर्फ वो देख सकता था, उन्हें सुन नहीं सकता था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो जैसे ही ईयरफोन्स हटाता है, उसे आवाज़ें आने लगती हैं। एंड कई बार ये सेंसेस को हम फॉर ग्रांटेड लेकर इग्नोर करते हैं, पर हम सोच भी नहीं सकते जिनके पास ये सेंसेस नहीं होते उनके लिए लाइफ कैसी होती होगी। यूरिम स्विमिंग पूल पे पानी के अंदर चली जाती है और तभी जिन अंदर आता है। वो देखता है यूरिम दूसरी तरफ देख रही है, तो वो कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना यूरिम, मुझे लगा मैं तुम्हें समझता हूँ, पर शायद नहीं समझता। तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। मैं तुम्हारी लाइफ में इसलिए आना चाहता था क्योंकि तुम हमेशा सबकी परवाह करती थी, तो मैं तुम्हारी करना चाहता था, तुम्हें स्माइल करवाना चाहता था। सॉरी मेरे बुरे जोक्स के लिए। बस तुम हंसती हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और पता है, मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था कि मैं तुमसे। तब यूरिम उसकी तरफ मुड़ती है और जिन चुप हो जाता है। वो उसे हेलो करती है और उसे खींच कर नीचे पूल पे गिरा देती है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर जिन कहता है, मेरे पेरेंट्स के रेस्टोरेंट पे काम करना चाहोगी मेरे साथ? वो कहती है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि साथ काम करने में मज़ा आता है। वो कहती है, पर मैं डेफ हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को चलेगा? वो कहता है, हाँ, क्योंकि तुम उससे बढ़कर एक अच्छी इंसान हो और मेहनती भी। अब वो उसे लेकर अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट आ रहा था। वहाँ वो दोनों भी एकदम तैयार थे। एंड ये सीन जॉब इंटरव्यू कम रिश्ते की बात ज़्यादा लग रही थी। वो लोग साइन बोर्ड लेकर बैठे थे। वहाँ वो अपने बेटे के कई सारे एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स अपने पोटेंशियल डॉटर इन लॉ के सामने बोलने लगते हैं। जिन कहता है, बस भी करो, ये एक जॉब इंटरव्यू है। वो मॉम कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो क्यों ना एक और बार डेट पे जाओ। जिन कहता है, बस करो आप लोग, ये एक पार्ट टाइम जॉब की इंटरव्यू है। फादर कहते हैं, हाँ, पार्ट टाइम करते हुए भी डेट कर सकती हो। तभी दोस्तों यूरिम इशारों में नहीं बल्कि बोल कर कहती है, हाँ ज़रूर। उसके पेरेंट्स हैरान होते हैं कि तुम बोल सकती हो, और उनसे ज़्यादा हमारा जिन। वो कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बोल सकती हो? यूरिम कहती है, क्योंकि मुझे लगा तुम नहीं बोल सकते, तुम फर्स्ट मीट से ही साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हो। एंड फिर वो वहाँ पूछता है, कल क्या तुमने मेरी सारी बात सुन ली? वो कहती है, हाँ। जिस पे वो कहता है, अच्छा, तुमने अभी जो हाँ कहा है वो जॉब इंटरव्यू के लिए कहा था या फिर डेट के लिए? जिस पे यूरिम बोल कर नहीं बल्कि इशारों में कहती है, जिन, आई लाइक यू। फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। एंड दोस्तों ये सीन बहुत ही प्यारा था। फादर पूछ रहे हैं, आखिर उसने क्या कहा? मदर कहती है, चुप करिए, इनके बीच का मोमेंट है। दोनों बहुत खुश थे। एंड वहीं गायुल अब वापस स्विमिंग प्रैक्टिस शुरू कर देती है। एंड यूरिम और जिन डेट पे जाते हैं। वहाँ जिन बता रहा था, मेरे सीनियर्स ने कहा था साइन लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज की तरह है, ये सीखना एक लाइफ स्किल है, तो मैंने सीख लिया। फिर वो पूछता है, क्या सिर्फ तुम अपनी फैमिली में सुन और बोल सकती हो? वो कहती है, हाँ, पहले मुझे लगा था सब ऐसे ही होते हैं, पर बाद में पता चला मेरी फैमिली डिफरेंट है। हमें दिखाया जाता है उस दिन उसकी मॉम ने कहा था, यूरिम प्लीज़, हमारी वजह से तुम एक डेफ पर्सन की तरह मत जियो। तुम वो स्कूल जाती हो जहाँ लोग सुन और बोल नहीं सकते। हम अलग ज़रूर है यूरिम, पर अलग दुनिया में नहीं रहते। हम और हमारी फैमिली एक ही दुनिया में है। उनकी बात सुनकर वो रोते हुए कहती है, मेरे लिए भी आपकी बेटी बनकर इस दुनिया में आना सबसे बेस्ट चीज़ है। एंड उसकी ये बात सुन जिन कहता है, तुम भी मेरी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ हो। वो स्माइल करके इमोशनल हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए यही फील करती थी। एंड वहाँ वो दोनों पहली बार किस करते हैं। सीन बहुत ही प्यारा था। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं, जेई गायुल के पास आता है। वो उसे पहचान नहीं पाती, तो वह हेलमेट लगा लेता है। एंड तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं, उस दिन गायुल की जान जेई ने ही बचाई थी। लिफ्ट बंद पड़ गई थी, तो जेई ने ही उसे निकाला था। बेचारे ने बहुत प्रैक्टिस की थी। सारे दिल बनाकर वो उसे दिखा देता है, क्योंकि वो उसे सही से समझा नहीं पा रहा था। गायुल समझ आती है और कहती है, मैं भी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, इस स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म, जिसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं थी, ना ही कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स या कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कुछ भी नहीं। एक सिंपल प्यारी सी दिल छू लेने वाली कहानी। एंड पूरे फिल्म में इतने कम डायलॉग्स थे कि एक्टर्स की एक्टिंग ही हमें बांधे रखती है
एक सॉफ्ट म्यूज़िक और उनके साइन एक्सप्रेशंस हमें पूरी फिल्म को देखते हुए उनके एक्सप्रेशंस को फील करने देते हैं। एंड सच में दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए। ये बहुत ही प्यारी है। ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़ी सीख भी देकर जाती है कि कई बार हम दूसरों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को इग्नोर कर देते हैं, खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। पर जैसे अंत में यूरम खुद के लिए जीना शुरू करती है, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।